नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, मैं आपका चौहान सर आज फिर से फिल इन द ब्लैंक्स के सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है ये 2020 यानी 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसी के सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा पार्ट 2 है। तो आ जाइए, आज का क्वेश्चन जो है, आज का पहला क्वेश्चन, द फ्लाई ओवर वॉज क्लोज्ड इन अक्टूबर लास्ट ईयर फॉर रिपेयर्स बट इट्स री ओपनिंग हैज़ बिन डैश एज इट विल बी रेडी ओनली इन मार्च दिस ईयर। क्या बोला गया? द फ्लाई ओवर वॉज क्लोज्ड इन अक्टूबर। फ्लाई ओवर का जो काम था वो अक्टूबर में बंद कर दिया गया, लास्ट ईयर, पिछले साल, फॉर रिपेयर्स, जो रिपेयर करना था वहाँ पे। बट लेकिन इट्स री ओपनिंग, लेकिन उसकी फिर से री ओपनिंग हुई है। री मीन्स अगेन, ओपन का मीनिंग शुरू करना, फिर से काम शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है। हैज़ बिन डैश एज इट विल बी रेडी ओनली इन मार्च दिस ईयर। काम बंद कर दिया गया और फिर से काम की आपने शुरुआत करी। जिस टाइम में काम करना था उस टाइम में आप, जिस टाइम में काम को करना था उस समय आप काम को कर नहीं पाए। तो ऑप्शंस है हमारे सामने, डिलेड, बिल्ट, ब्रोकन एंड रिपेयर्ड। इन चारों वर्ड्स के ग्रामेटिकल प्रोफाइल को अगर मैं चेक करूं तो डिले आपका वर्ब है, बिल्ड इसका फर्स्ट फॉर्म होता है, ये भी वर्ब है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ब्रेक से ब्रोकन बनता है, ये भी आपका वर्ब है। और रिपेयर से रिपेयर्ड, ये भी ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसका वर्ब है। तो डिले, बिल्ड, ब्रेक, रिपेयर, चारों की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? वर्ब है। अब क्या होना चाहिए यहाँ पे? डिलेड होना चाहिए, बिल्ट होनी चाहिए, ब्रोकन होनी चाहिए, रिपेयर्ड होनी चाहिए। तो देखिए, डिले का मीनिंग होता है देरी करना, बिल्ड का मीनिंग बनाना होता है, ब्रेक का मीनिंग तोड़ना होता है और रिपेयर का मीनिंग मरम्मत करना होता है। तो फ्लाईओवर वॉज क्लोज्ड इन अक्टूबर लास्ट ईयर फॉर रिपेयर्स के लिए, बट इट्स रीओपनिंग हैज बिन। भाई अक्टूबर में काम को करना था, फिर से काम की शुरुआत हो रही है और बोला जा रहा है काम मार्च में होगा, तो डिले कर दिया हमने। काम में देरी हुई है, बनाने की बात नहीं, तोड़ने की बात नहीं है, रिपेयरमेंट की बात, रिपेयर तो करना ही है और वहाँ पे रिपेयर्स वर्ड आया हुआ है, तो काम में देरी हुआ है, डिले हुआ है, डिलेड, हैज बिन डिलेड। आपका आंसर होना चाहिए ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the student has made a dash to the police about a false video of her that is being circulated by some miscreant. The student has made a dash to the police about a false video of her। उसका कोई वीडियो था जो सर्कुलेट हो रहा है, जिसे मतलब क्या किया गया? सर्कुलेट कर दिया गया, इधर से उधर भेजा गया। बाय सम मिसक्रिएंट, मिसक्रिएंट जो मिसयूज करता है, जो किसी को यूज करता है। मिसक्रिएंट कैसा कोनोटेशन है इस वर्ड का? नेगेटिव कोनोटेशन है। क्रिएंट करने वाला और मिस यानी गलत तरीके से इस्तेमाल किया, और गलत तरीके से इस्तेमाल करने वाला मिसक्रिएंट कहलाता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन देखा जाए, कंप्लेन, कंप्लेनेंट, कंप्लेनिंग और कंप्लेंट। ग्रामेटिकल प्रोफाइल अगर चेक करूं तो कंप्लेन, ऑप्शन ए कंप्लेन, ये हमारा वर्ब है, मीनिंग होता है शिकायत करना। और ऑप्शन बी में कंप्लेनेंट, ये होता है ग्रामेटिकल प्रोफाइल कॉमन नाउन और इसका मीनिंग होता है शिकायत दर्ज कराने वाला। ऑप्शन सी कंप्लेनिंग, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। और कंप्लेंट, ऑप्शन डी कंप्लेंट, ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसका नाउन है। तो आंसर क्या होगा? द स्टूडेंट हैज मेड आर्टिकल है एंड आफ्टर आर्टिकल हमें नाउन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऑप्शन ए में कंप्लेन जो कि वर्ब है, एंड ऑप्शन सी में कंप्लेनिंग जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो आर्टिकल के बाद हम वर्ब का इस्तेमाल करते नहीं, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। हमें क्या चाहिए? आर्टिकल के बाद नाउन चाहिए, जो ऑप्शन बी है और ऑप्शन डी है। कंप्लेनेंट ये कॉमन नाउन है, कंप्लेंट ये भी नाउन है, मीनिंग शिकायत करना होता है। अब यहाँ पे दोनों नाउन में से कौन सा नाउन हमारा आंसर होना चाहिए? तो स्टूडेंट ने क्या किया है? शिकायत करी है, हैज मेड आ। ऑप्शन बी में कंप्लेनेंट देख रहे हैं जो कॉमन नाउन है और जिसका मीनिंग शिकायत दर्ज करने वाला होता है, कोई इंसान है। और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में हमें नॉन लिविंग चाहिए, शिकायत करी है, शिकायत आप देखते नहीं, उसको आप फिल करते हो, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा होता है। तो आर्टिकल, लेकिन आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ तो आता नहीं, बट यहाँ पे कंप्लेंट कॉमन नाउन के फॉर्म में इस्तेमाल किया गया। और कंप्लेनेंट नहीं होगा क्योंकि कंप्लेनेंट तो स्टूडेंट है जो शिकायत कर रहा है। क्या किया है? शिकायत किया है। तो आपका आंसर डी होना चाहिए, डी फॉर दिल्ली, कंप्लेंट। एक बार फिर से सेंटेंस को पढ़ दिया जाए, द स्टूडेंट हैज मेड अ कंप्लेंट टू द पुलिस अबाउट अ फॉल्स वीडियो ऑफ हर दैट इज बीइंग सर्कुलेटेड बाय सम मिसक्रिएंट्स। आंसर होगा डी फॉर दिल्ली। Next question is, you have cleared the dash examination, have not you? You have cleared, आपने क्लियर किया है, डैश एग्जामिनेशन, कंक्लूजन, फ्रीक्वेंट, एंट्रेंस एंड एबिलिटी।
कंक्लूजन ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है, यहीं से बनता है कंक्लूड करना, समाप्त करना, निष्कर्ष। तो कंक्लूड वर्ब है, कंक्लूजन नाउन है। फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जिसको बोलते हैं, ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? एडजेक्टिव है, फ्रीक्वेंसी नाउन होता है। एंट्रेंस, एंट्रेंस नाउन है। और एबिलिटी, ये भी आपका ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है, मीनिंग योग्यता होता है, यहीं से एडजेक्टिव बनता है एबल। तो उसने कौन सा एग्ज़ाम क्लियर किया है? तो यू हैव क्लियर्ड द एंट्रेंस एग्ज़ाम, हैव नॉट यू। आपका आंसर होना चाहिए सी फॉर कैनेडा। कंक्लूजन का कोई लेना देना नहीं था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। फ्रीक्वेंट आपका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, एबिलिटी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन सी फॉर कैनेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, I had a stroke at an early age, but what I thought was a great dash at that time changed my life for the better. क्या बोला गया? I had a stroke at an early age, मतलब शुरू के दिन में ही झटका लगा। But what I thought was a great dash, जब झटका लगेगा तो क्या होगा? A great dash, ऑप्शन देखा जाए, setback, lowliness, significance and moodiness। सेटबैक ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? नाउन है, और सेटबैक का मीनिंग ऑब्स्टेकल, बाधा, असफलताएं मीनिंग होता है इसका हिंदी मीनिंग। ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है। लॉलीनेस, नीचे होना, लो मतलब नीचे, ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? नाउन है। सिग्निफिकेंस मीनिंग होता है इंपॉर्टेंस, महत्व, ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है, यहीं से एडजेक्टिव होता है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, सिग्निफिकेंस जो ऑप्शन सी में है वो हमारा नाउन है। एंड ऑप्शन डी मूडीनेस, मूड से निकला हुआ वर्ड है, मूड यानी कि अवस्था, कैसा मूड है आपका? ठीक ठाक है, मूड ऑन होता है, मूड ऑफ होता है, वहीं से मूडीनेस बना है। तो मूडीनेस ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या हो गया? नाउन हो गया। तो चारों शब्द का, चारों ऑप्शंस का ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है। मीनिंग देखा जाए, सेटबैक मीनिंग ऑब्स्टेकल, बाधा और सफलता, लॉलीनेस नीचा, सिग्निफिकेंस महत्व, मूडीनेस मूड की बात कर रहा है। जब ज़िंदगी के प्रारंभिक दौर में झटका लगेगा तो वो आपके लिए ऑब्स्टेकल होगा। इंपॉर्टेंस की बात नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंस नहीं होगा, लोलीनेस नहीं होगा, और यहाँ पे मूड की बात नहीं की जा रही। ज़िंदगी के प्रारंभिक दौर में ही झटका लगा है तो आपके लिए ऑब्स्टेकल है। तो आई हैड अ स्ट्रोक एट एन अर्ली एज बट वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट सेटबैक। ऑप्शन ए ऑब्स्टेकल होता है मीनिंग। एट दैट टाइम चेंज्ड माई लाइफ फॉर द बेटर। ऑप्शन ए फॉर एप्पल आपका आंसर होना चाहिए। Next question is, there was a range of dash that kept tourists engaged during the International Film Festival in Goa. A range of, कलेक्टिव नाउन से सवाल आ गया यहाँ पे, कलेक्टिव नाउन से। ऑप्शन देखा जाए, मोमेंट, एक्टिविटीज, कन्वर्जेंस, एम्प्लॉयमेंट्स। ग्रामेटिकल प्रोफाइल को चेक करें सारे ऑप्शंस के हैं। तो मोमेंट नाउन है, मीनिंग होता है पल, क्षण। एक्टिविटी गतिविधि, ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? यहाँ पे नाउन है। कन्वर्जन ये भी नाउन है, मीनिंग होता है रूपांतरण। वी आर वर्ड का मीनिंग चेंज करना, टर्न करना, मूव करना होता है। और एम्प्लॉयमेंट इसका मीनिंग रोजगार है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? देयर वॉज अ रेंज ऑफ डैश, रेंज ऑफ मोमेंट्स बिल्कुल नहीं। रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट केप्ट टूरिस्ट एंगेज ड्यूरिंग द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन गोवा, बिल्कुल ढेर सारा एक्टिविटी किया जाएगा। टूरिस्ट एंगेज ड्यूरिंग द, जो वहाँ पे टूरिस्ट लोग हैं जो एंगेज हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में, उनके द्वारा उनके लिए ढेर सारा एक्टिविटी किया जाएगा। कन्वर्जन रूपांतरण, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और एम्प्लॉयमेंट रोजगार की बात ही नहीं कर रहे यहाँ पे। आपका आंसर होना चाहिए बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेरेंट्स हु आर वेरी डैश लेटर रिप्रेजेंट गिविंग देयर चिल्ड्रन टू मच फ्रीडम। ऐसे माता पिता जो अपने बच्चे को बहुत ही फ्रीडम देते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक है यहाँ पे। ऑप्शन है डिफरेंट, स्ट्रिक्ट, परमिसिव, ओवरवियरिंग। ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेक करें, डिफरेंट एडजेक्टिव होता है और यहीं से नाउन बनता है डिफरेंस, अंतर। और यहीं से कंफ्यूजिंग वर्ड है डिफरेंस, DIFFERENC, डिफरेंस DIFFERENC डिफरेंस। और एक होता है डेफरेंस, DEFERENC डेफरेंस, DEF, और डिफरेंस में DIFF डिफरेंस वाला जो है उसका मीनिंग अंतर होता है।
और DEFERENC डेफरेंस का मीनिंग रिस्पेक्ट होता है, रिगार्ड होता है, आदर होता है, सम्मान होता है। मैं जो भी बोल रहा हूँ आप इसे अपने नोटबुक में नोट करेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। और ज्ञान को अगर और बढ़ाना है तो चौहान इंग्लिश कैंपस का टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर डे क्विज, क्वेश्चन, एडिटोरियल के वर्ड्स सब कुछ वहाँ पे मिलता है आपको। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस सब करवाया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है चौहान इंग्लिश कैंपस, यूट्यूब भी आपका चौहान इंग्लिश कैंपस है और फेसबुक पेज भी चौहान इंग्लिश कैंपस है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तो हमने डिफरेंट, डिफरेंस और डेफरेंस के बीच का अंतर बतलाया। ऑप्शन बी है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट कठोर होना, बहुत ही स्ट्रिक्ट होना। परमिशिव, परमिशन से आया है, परमिशन से, परमिशन नाउन होता है, परमिट वर्ब होता है, परमिशिव ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, एडजेक्टिव है। परमिशन परमिट देना, आदेश देना, अनुमति देना। एंड ऑप्शन डी है ओवर वियरिंग ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है और मीनिंग होता है मनमौजी, जो मन में आएगा वही करेंगे। तो पेरेंट्स हु आर वेरी डैश लेटर रिप्रेजेंट गिविंग देयर चिल्ड्रेन टू मच फ्रीडम। तो पेरेंट्स आपको परमिट करते हैं और उनके जितना वो परमिशन देते हैं उतना ही आप फ्री रह पाते हो। तो डिफरेंट का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वेरी डिफरेंट ये नहीं होगा। वेरी स्ट्रिक्ट, अगर स्ट्रिक्ट होंगे तो वो ज़्यादा फ्रीडम आपको देंगे नहीं, ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। ओवर बियरिंग मनमौजी नहीं है, माता पिता मनमौजी नहीं है। इस सेंटेंस में बोला जा रहा है कि वो आपको फ्रीडम दे रहे, जितना चाहिए उतना दे रहे, तो अपने हिसाब से आपको ट्रीट नहीं कर रहे, तो ओवर बियरिंग भी नहीं होगा। वो परमिशिव हैं, परमिट करते हैं आपको, फ्रीडम देते हैं आपको, आप जैसा लाइफ जीना चाहते हैं वैसा आपको परमिशन देते हैं वो। तो पेरेंट्स हु आर वेरी परमिसिव लेटर रिप्रेजेंट गिविंग देयर चिल्ड्रन टू मच फ्रीडम। ऑप्शन सी फॉर कैनेडा आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज सेड दैट चिल्ड्रन हु लर्न टू यूज देयर बॉडी, माइंड एंड इमोशंस फॉर देयर ऑन वेलबींग वर्क डैश द वेलबींग ऑफ अदर्स। क्या बोला गया? इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, चिल्ड्रन हु लर्न टू यूज देयर बॉडी, वैसे बच्चे जो सीखते हैं बॉडी, माइंड एंड इमोशन फॉर देयर ऑन वेलबींग, अपनी अच्छाई के लिए, वॉक डैश द वेलबींग ऑफ अदर्स, दूसरे की अच्छाई को भी क्या करना चाहिए। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है इनटू, टुवर्ड्स, विद इन और फॉरवर्ड्स। इनटू प्रेपोजिशन है, इनसाइड के सेंस में इस्तेमाल करते, मोशन में होता है तो इस्तेमाल करते। टुवर्ड्स का मतलब होता है कि और, विद इन किसी चीज़ के अंदर दायरे में रहना, टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉरवर्ड आगे की ओर। तो बोला गया है कि जो सीखते हैं माइंड, इमोशन, फीलिंग्स को अपनी अच्छाई के लिए, उन्हें ये अच्छाई दूसरों पे भी अप्लाई करना चाहिए, दूसरों के लिए भी रखना चाहिए। तो इट इज़ सेड दैट चिल्ड्रन हु लर्न टू यूज़ देयर बॉडी, माइंड एंड इमोशन फॉर देयर ऑन वेलबींग वॉक टुवर्ड्स द वेलबींग ऑफ अदर्स। बिल्कुल, जब बात समर्पण की आती है, रिस्पेक्ट की आती है, आदर की आती है, तो वहाँ पे टू नहीं तो टुवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे बोला अगर अच्छा चाहते हो तो अच्छा करो, तो टुवर्ड्स इस सेंटेंस फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है हमारा कि अच्छा चाहते हैं तो अच्छा करना पड़ेगा, तो टुवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ पे भी बात समर्पण की हो, श्रद्धा की हो, रिस्पेक्ट की हो, आदर की हो, वहाँ पे टू और टुवर्ड्स का इन जनरल इस्तेमाल करते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आई एम डिवोटेड टू शिवा, मैं शिव का भक्त हूँ, मैं शिव का भक्त हूँ, आई एम डिवोटी टू शिवा बोलना पड़ा क्योंकि वहाँ पे समर्पण है, डिवोटी के साथ टू का इस्तेमाल किया, इसे ही हम कोलोकेशन कहते हैं। या एक और सेंटेंस ले लें, सो अफेक्शन टू द पुअर, गरीबों के लिए स्नेह रखें, ये भी रिस्पेक्ट की बात है कि उनकी भी रिस्पेक्ट करें। तो सो अफेक्शन टू द पुअर, टुवर्ड्स द पुअर, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया अगर अच्छा चाहते हैं तो अच्छा करो, तो टुवर्ड्स द वेलबींग ऑफ अदर्स होना चाहिए, आपका आंसर बी फॉर बॉम्बे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवरल इन्वायरमेंटलिस्ट्स फ्रॉम द सिटी कंडक्टेड अ मीट टू डिस्कस इशूज related to the dash pollution levels created by the growing number of pharmaceutical companies। क्या बोला गया? सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, समझने की कोशिश करें। सेवरल इन्वायरमेंटलिस्ट ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? कॉमन नाउन है, कैसे पता चला? तो किसी भी वर्ड का सफिक्स अगर IST हो तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल कॉमन नाउन होता है। इन्वायरमेंट
नाउन है, इन्वायरमेंटल एडजेक्टिव है, इन्वायरमेंटलिस्ट ये कॉमन नाउन है और इसको प्लूरल फॉर्म बना दिया गया, अंत में एस लगा दिया गया। और कॉमन नाउन हम उसे कहते हैं जो एक भी होता है और अनेक भी होता है। इस पूरी दुनिया में जिसका एक स्वरूप भी उपलब्ध हो और उसका दूसरा स्वरूप यानी एक भी हो अनेक भी हो, उसे आप कॉमन नाउन कहोगे। तो इन्वायरमेंटलिस्ट फ्रॉम द सिटी कंडक्टेड अ मीट, एक मीटिंग रखा गया है टू डिस्कस करने के लिए इशूज रिलेटेड टू द, और वो इशू जो मुद्दा है किससे रिलेटेड है, पॉल्यूशन लेवल्स, जो पॉल्यूशन लेवल है क्रिएटेड बाय द ग्रोइंग नंबर ऑफ, क्रिएट हुआ किसके कारण, तो ग्रोइंग नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा। फार्मास्यूटिकल मीन्स रिलेटेड टू फार्मा इंडस्ट्री, रिलेटेड टू मेडिसिन, रिलेटेड टू मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे बोला गया जो पॉल्यूशन आया है ना उसका जो लेवल है वो लेवल क्या हुआ है, तो ऑप्शन है राइज इन, रेज इन, रेजिंग ऑफ, रेजिंग फ्रॉम। ऑप्शन राइज है और रेज है। राइज और रेज के बीच का डिफरेंस समझ लीजिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आंसर भी समझ में आ जाएगा। राइज ये भी वर्ब है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसका वर्ब है, और रेज की ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी वर्ब है। राइज आपका क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। राइज इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब हम किसे कहते हैं, ऐसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता, अकर्मक क्रिया कहलाती है। और रेज RAISE रेज ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसे ऑब्जेक्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, यहाँ पे इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आप बोलेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सर बोले तो मेन वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, नाउन होना पड़ेगा या नाउन का इक्विवेलेंट। नाउन का इक्विवेलेंट हम किसे कहते हैं, तो इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है इक्यू का मीनिंग इक्वल, वैलेंट का मीनिंग वैल्यू। जिसका नाउन इतना वैल्यू है वो हमारा नाउन इक्विवेलेंट कहलाता है। और आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, कॉम्प्लीमेंट हो, ये आपका नाउन ही हो सकता है। और हमने सेंटेंस में बोला द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज वेयर, सूरज कहाँ उगता है, वेयर का आंसर दे रहा। और वेयर का आंसर जहाँ से मिलता है वो प्लेस को क्वालिफाई करेगा, और प्लेस एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो इन द ईस्ट पूरब दिशा में वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट तब होता जब वो नाउन होता। और नाउन का आंसर प्राप्त करने के लिए हमारे पास 4 W होता है, 4 W's। कौन कौन से, व्हाट, हु, हुम, विच। ये सारा आपको समझाया गया। वर्ब का टॉपिक देखेंगे चौहान इंग्लिश कैंपस के चैनल पे, तो वहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, उसे फाइंड कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे, सब वर्ब वाले टॉपिक में दिया हुआ है। तो वर्ब को देखें, वहाँ से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपका क्लियर होगा। तो राइज और रेज में हम थे। राइज जो हमारा है वो इंट्रांजिटिव है, उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। और रेज ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि यू हैव रेज्ड अ क्वेश्चन, यू हैव रेज्ड अ क्वेश्चन, आपने एक सवाल उठाया है। यू हैव रेज्ड व्हाट, यू हैव रेज्ड व्हाट, यू हैव रेज्ड अ क्वेश्चन। तो व्हाट का आंसर रेज से मिल रहा है, और व्हाट का जो आंसर देता है वो हमारा नाउन होता है। हु से जो आंसर मिलता है नाउन होता है, हुम से जो आंसर मिलता है नाउन होता है, और विच से जो आंसर मिलता है वो भी 99% हमारा नाउन होता है। तो राइज हमारा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। रेज हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। अब यहाँ पे आएंगे, सेवरल इन्वायरमेंटलिस्ट फ्रॉम द सिटी कंडक्टेड अ मीट टू डिस्कस इशू रिलेटेड टू द राइज इन पॉल्यूशन। राइज इन पॉल्यूशन, रेज के साथ, रेज ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। बट जब इंट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव बनाना पड़ता है तो हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। इंट्रांजिटिव को अगर ट्रांजिटिव बनाना पड़ता है तो हमें प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आई लाफ, मैं हंसता हूँ, यहाँ पे लाफ इंट्रांजिटिव है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया। बट इसी को अगर ऑब्जेक्ट देंगे तो लाफ के साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आई लाफ एट यू, आई लाफ एट यू, मैं तुम पे हंसता हूँ, है ना। तो लाफ के साथ हमने एट का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे लाफ एट ट्रांजिटिव हो गया। वही है यहाँ पे राइज, पॉल्यूशन राइज किया है, पॉल्यूशन बढ़ा है ना। तो राइज इन पॉल्यूशन होना चाहिए। रेज का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे। रेज का यूज
ट्रांजिटिव फॉर्म में बिना प्रेपोजिशन के होता है, और राइज इंट्रांजिटिव है। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव बनाना पड़े तो हमें प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो हमने राइज इन किया। राइज इन पॉल्यूशन लेवल्स क्रिएटेड बाय द ग्रोइंग नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ऑप्शन ए। अगर किसी भी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप ये क्वेश्चन कमेंट में लिख देंगे, है ना, अपना नंबर दे देंगे, अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, बात कर लेंगे, डिटेल में क्वेश्चन को समझ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्ट्रोनॉमी enthusiasts and sky gazers will be able to watch 6 eclipses in 2020 but only 3 of them are expected to be dash in India। क्या बोला गया? एस्ट्रोनॉमी, खगोल विद्या का अध्ययन करने वाला। एस्ट्रोलॉजी शब्द आता है, एस्ट्रो का मीनिंग स्टार होता है। एस्ट्रोनॉमी enthusiasts and sky gazers will be able to watch 6 eclipses। जो एस्ट्रोनॉमी है या स्काई गैजर्स हैं, उन लोगों ने 6 इक्लिप्स देखे 2020 में, बट ओनली 3 ऑफ दैम, लेकिन उनमें से 3 आर एक्सपेक्टेड टू बी डैश इन इंडिया। इंडिया में सिर्फ 3 डैश हुआ, रिवील्ड, एविडेंट, एक्सपोज्ड और विजिबल। ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेक करें तो रिवील हमारा वर्ब है, एविडेंट ये हमारा एडजेक्टिव होता है और यहीं से नाउन बनता है एविडेंस, जो सबूत के तौर पे इस्तेमाल होता है नॉन लिविंग के लिए। एक्सपोज हमारा वर्ब है और विजिबल ये हमारा एडजेक्टिव है। विजन हमारा नाउन होता है, व्यू हमारा वर्ब होता है, विजिबल हमारा एडजेक्टिव है। आंसर क्या होना चाहिए? रिवील का इस्तेमाल कब करते हैं? रिवील का मतलब होता है उजागर करना, प्रकट करना। जब कोई चीज़ पहले से छिपाई गई हो उसको रिवील किया जाता है। यहाँ पे छिपाने की बात नहीं है। 6 इक्लिप्स देखे गए, लेकिन इंडिया में क्या हुआ तो रिवील नहीं हुआ। रिवील की बात नहीं करेंगे, जो चीज़ छिपाया गया होता है उसे रिवील किया जाता है बाद में। यहाँ पे छिपाया नहीं गया कुछ भी। एविडेंट का मीनिंग होता है ट्रांसपेरेंट या एपरेंट, स्पष्ट होना। बोल रहा है कि इंडिया में 3 ही दिखे, तो स्पष्टता की तो बात है ही नहीं, क्लैरिटी की कोई बात नहीं, तो एविडेंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। हमने बोला एविडेंट का मीनिंग ट्रांसपेरेंट या एपरेंट होता है, बट तीनों वर्ड में डिफरेंस है, और ये डिफरेंस हम बतला चुके हैं अपने टेलीग्राम चैनल चौहान इंग्लिश कैंपस पे। तो अगर एविडेंट, ट्रांसपेरेंट और एपरेंट के बीच का डिफरेंस जानना हो या ढेर सारे वर्ड के बीच का अंतर जानना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करें, चौहान इंग्लिश कैंपस, उसे ज्वाइन करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। नेक्स्ट ऑप्शन इज एक्सपोज, और एक्सपोज का मीनिंग भी उजागर करना होता है। एक्सपोज कर देंगे आपको, ऐसा थ्रेट दिया जाता है। और विजिबल का मतलब होता है दिखाई देने योग्य। भैया 2020 में 6 इक्लिप्स देखे गए, लेकिन इंडिया में 3 ही दिखा, यानी एक्सपेक्टेड। क्या बोला गया? एस्ट्रोनॉमी enthusiasts and sky gazers will be able to watch 6 eclipses in 2020 but only 3 of them are expected to be visible in India। विजिबल देखने योग्य 3 ही दिखा। आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रॉन्ग इंडिया बैटिंग लाइनअप विल डैश अ बिग वरी फॉर द विजिटिंग क्रिकेट टीम। इंडिया का जो बैटिंग लाइनअप है ना वो बहुत बढ़िया है, और ये चिंता है जो भी टीम विजिट करने आती है, यानी इंडिया से भिड़ने आती है, खेलने आती है, उसके लिए परेशानी का कारण है ये। ऑप्शन है पुट, प्लेस, पिक, पोज। पुट वर्ब है, प्लेस नाउन वर्ब दोनों है, पिक वर्ब है, पोज भी हमारा वर्ब होता है। पोज का इस्तेमाल करते हैं चैलेंज, जब चुनौती आपके सामने में आके खड़ी हो तो वहाँ पे पोज वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और इंडिया का जो बैटिंग लाइनअप है वो उसके अपोनेंट के लिए एक चैलेंज ही है। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन डी फॉर दिल्ली होगा। पुट, प्लेस, पिक का कोई लेना देना नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बहुत ही सिंपल ऑप्शन। तो आंसर है द स्ट्रॉन्ग इंडियन बैटिंग लाइनअप विल पोज अ बिग वरी फॉर द विजिटिंग क्रिकेट टीम। आंसर हो गया डी फॉर दिल्ली। Next question is, the minister said, anyone using drones will have to register them on dash portal। The minister said anyone using drone, एवियन से रिलेटेड एविएशन, वायुयान, उड्डयन मंत्री, will have to register them on dash portal। एयरपोर्ट पोर्टल, एयरलाइन पोर्टल, एरोप्लेन पोर्टल, एविएशन पोर्टल। ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। एविएशन पोर्टल, एयरपोर्ट हवाई अड्डा, एयरलाइन, एरोप्लेन का मीनिंग आपको पता है, एविएशन क्या होता है? उड्डयन। तो एविएशन पोर्टल, वहाँ पे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माधुरी इज ब्रिंगिंग डैश हर सिस्टर्स डॉटर।
आफ्टर द डेथ ऑफ द चाइल्ड्स पेरेंट्स, माधुरी इज ब्रिंगिंग डैश हर सिस्टर्स डॉटर, अपने सिस्टर के डॉटर को ब्रिंग डैश की है आफ्टर द डेथ ऑफ द चाइल्ड्स पेरेंट्स, बच्चे के माता पिता के डेथ के बाद। ब्रिंग ओवर प्लेस को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रिंग इन का मीनिंग धन कमाना होता है। ब्रिंग आउट एक्सप्लेन करना होता है और ब्रिंग अप पालन पोषण करना होता है। और माधुरी ने अपने बहन के बेटी को पाला पोसा है उनके पेरेंट्स के डेथ के बाद, तो ब्रिंगिंग अप होना चाहिए। आपका आंसर डी होगा। और ये ब्रिंग ओवर, ब्रिंग इन, ब्रिंग आउट, ब्रिंग अप क्या है, इसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, तो प्रेपोजिशन एक टॉपिक है जो इंग्लिश का शानदार टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, काफ़ी लॉजिक है इसमें। प्रेपोजिशन को पढ़ने का 3 तरीका है। एक यूज के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि इनका यूज यहाँ पे होता है, एट यहाँ पे, ऑन यहाँ पे, ओवर यहाँ पे, अबव यहाँ पे, ये यूज के अकॉर्डिंग है जो अंडर 10th 12th आपने पढ़ा। बट 2 और तरीका है। एक जो हम बोलते हैं कोलोकेशन, क्या होता है कोलोकेशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज़ बाय डिफ़ॉल्ट कम टुगेदर, शब्दों का ऐसा समूह जो साथ में आता ही आता है। कोलोकेशन को ही हम बोलते हैं अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, सुटेबल प्रेपोजिशन। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेते ही लेते हैं, उसे हम बोलते हैं अप्रोप्रिएट या सुटेबल प्रेपोजिशन या कोलोकेशन बेसिस पे जो हम पढ़ते हैं। जैसे लिसन के साथ टू का इस्तेमाल होगा ही होगा। आर यू लिसनिंग टू मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। आर यू लिसनिंग, और लिसन के बाद प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करेंगे तो सही होगा मामला, नहीं करेंगे तो वहाँ पे एरर हो जाएगा। उसी प्रकार एबल के साथ टू आता है, कैपेबल के साथ ऑफ आता है, ये कोलोकेशन है। इसी को फिक्स प्रेपोजिशन, अप्रोप्रिएट या सुटेबल प्रेपोजिशन कहते हैं। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका फ्रेजल वर्ब का होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा ब्रिंग ओवर, ब्रिंग इन, ब्रिंग आउट, ब्रिंग अप। ब्रिंग का मीनिंग वैसे लाना होता है, लेकिन जैसे ही ब्रिंग के साथ डिफरेंट प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किए, मीनिंग बदल गया, यूसेज बदल गया, और इसे ही बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज, जो आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कई बार साइनो एंटो में पूछ लिया जाता है, इडियम और फ्रेज में पूछ लिया जाता है, क्लोज टेस्ट में आता है। तो फ्रेजल वर्ब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये भी आपके टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, चौहान इंग्लिश कैंपस के टेलीग्राम चैनल पे, तो जाके अपने ज्ञान को ज़रूर बढ़ाएं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। तो प्यारे बच्चों, आपने आज का सेशन देखा, सुना, सॉरी देखा नहीं, सुना और देखा भी, और अच्छा लगा होगा। आगे ये सीरीज़ हम और भी बढ़ाएंगे और ढेर सारा क्वेश्चन लाएंगे। अभी तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का चल रहा है, अभी एरर टाइप क्वेश्चन करेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन सब करना है। और आपको किसी टॉपिक में डाउट हो तो आप बिल्कुल बोलें, वो भी टॉपिक आपको यूट्यूब पे दे दिया जाएगा। आप ऐसे ही बने रहें हमारे साथ, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और हमें भी कुछ ना कुछ सिखाते रहें अपने कमेंट के माध्यम से। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।